स्टूडेंट्स, मैं जय प्रजापत आपका स्वागत करता हूं कृष्णा एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। हमारे जो चैप्टर है विद्युत धारा, इसको आगे बढ़ाते हुए मैं अब आपसे डिस्कस करूंगा ओम का नियम के बारे में। पिछले वीडियो में हमने विभव और विभवांतर के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आपसे ओम के नियम के बारे में। ये जो ओम का नियम है, हमारे जो वैज्ञानिक थे साइम ओम ने इस नियम को प्रतिपादित किया था, यानी कि जो साइंटिस्ट ओम हैं उन्होंने इस नियम को दिया था। वो नियम इसलिए दिया गया क्योंकि उन्होंने क्या लिया, एक चालक लिया, यानी कि चालक का मतलब एक पूरा एक परिपथ बनाया था। उसने उन्होंने क्या बनाया था, एक परिपथ बनाया था चालक वायर्स से, यानी कि चालक तारों से प्रतिबिंब, यानी कि एक परिपथ बनाया था। क्लियर? जो परिपथ बनाया उसके अंदर उन्होंने क्या किया कि परिपथ के कुछ सिरों के बीच में, यानी कि दो सिरे थे वहाँ पर, दो सिरों या दो बिंदुओं पर उन्होंने क्या लगाया, विभवांतर के लिए एक मशीन लगाई, जिससे क्या हो, उन दोनों सिरों के बीच में क्या हो, विभवांतर को मापा जा सके। जब उन्होंने देखा कि उस चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न होने वाला विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा, क्या उसमें प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा है उसके बीच में उन्होंने संबंध दिया था। क्या दिया था, किस किस के बीच में दिया था कि एक तो विभवांतर और परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा के मध्य एक संबंध दिया था, और उस संबंध को हम जानते हैं ओम के नियम से। अब ये जो नियम है हमारा ओम का नियम, वो क्या है एक्चुअल में, तो देखिए इस नियम के अकॉर्डिंग, यानी कि इस नियम की डेफिनेशन क्या है, तो वो देखिए। इस नियम की डेफिनेशन ये है कि किसी चालक, अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ये जो चालक है ये क्या है। चालक का मतलब होता है वायर्स। क्या होता है, वायर, यानी कि कोई ऐसी मशीन जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, या ऐसा कोई वस्तु जिसके अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवा सको। तो चालक की भौतिक अवस्था है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, यानी उसकी फिजिकल स्टेट्स, अब यहाँ पर जो फिजिकल स्टेट है वो कौन कौन सी है, आपके ताप, दाब, लंबाई और क्षेत्रफल, ये चालक के लिए, यानी कि फिजिक्स में हम चालक के लिए जो भौतिक अवस्थाओं की बात करेंगे तो उस चालक का ताप कितना होगा, उस चालक का दाब कितना होगा, उसकी लंबाई और उसका क्षेत्रफल, वो क्या होगी, इसकी भौतिक अवस्थाएं होंगी। केमिस्ट्री में हम अलग तरीके से भौतिक अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं, जो ठोस, द्रव और गैस होती है। क्लियर? तो क्या है, लंबाई, क्षेत्रफल स्थिर रहे, क्या रहे, स्थिर, यानी कि उनके मानों को क्या रहे, हम स्थिर रखें। स्थिर कहने का तात्पर्य यह है कि मान लीजिए कि जो आपके ताप है, मान लीजिए ताप आपके 1 डिग्री सेल्सियस है, कितना है, 1 डिग्री सेल्सियस। जो आपके दाब है वो 1 एटीएम दाब है, और लंबाई 1 मीटर है, और क्षेत्रफल क्या है, 1 मीटर स्क्वायर। तो देखिए कि इन चारों चीज़ों को हमने क्या रखा है, एक स्थिर रखा है। हर एक का मान यहाँ पर क्या है, 1 है। तो ये होता है उनकी स्थिरता को बनाए रखना। तो क्या रहे, स्थिर रहे, तो क्या होता है, तो उसके सिरों के मध्य, किसके सिरों के मध्य, चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, क्या होता है कि जो चालक है, यानी कि कंडक्टर, चालक को इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्टर, जो कंडक्टर है उसके मध्य उत्पन्न होने वाले, या उसके दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न होने वाले विभवांतर के, क्या है, उन दोनों सिरों के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है, यानी कोई पावर उत्पन्न होती है, वो क्या करती है, उत्पन्न
विभवांतर यानी कि जो कोई ना कोई वहाँ पर पावर उत्पन्न हो रही है आपके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर में, वो क्या होगी, प्रभावित यानी कि उस परिपथ में या उस चालक में प्रभावित विद्युत धारा के समानुपाती होगी। क्या होती है, विद्युत धारा के समानुपाती होती है। कौन होता है, जो विभवांतर है वो किसके समानुपाती होता है, विद्युत धारा के समानुपाती होता है। क्लियर। तो इसका नियम किस प्रकार दिया जाता है, तो देखिए V हम डिनोट करते हैं विभवांतर को और I से डिनोट करते हैं हम विद्युत धारा को। तो क्या बोला गया था कि चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर प्रभावित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। तो विद्युत धारा ये रही और विभवांतर ये रहा, तो इसके समानुपाती होता है। अब जब हम इस समानुपाती साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, उसे हम R लिखते हैं। क्या लिखते हैं, R। अब यहाँ पर ये जो R है ये क्या है, R एक स्थिरांक है, यानी इसका मान क्या होगा, नियत होगा। स्थिरांक है जिसे हम कहते हैं प्रतिरोध। क्या कहते हैं, प्रतिरोध। क्या कहेंगे, प्रतिरोध कहेंगे। क्लियर, जिसे प्रतिरोध कहते हैं। अब ये जो एक टाइम आई है आपके सामने प्रतिरोध, ये क्या है एक्चुअल में, लेकिन इस चीज़ को समझने से पहले हमें क्या समझना होगा कि ओम का जो नियम है उसका प्रायोगिक सत्यापन किस तरीके से किया गया था ओम ने, उसके बारे में हम इसमें समझते हैं। देखिए यहाँ पर आपके एक फॉर्मूला बन चुका है। क्या है, जब भी आपको प्रतिरोध और धारा का मान दे दे तो आप उससे विभवांतर निकाल सकते हो। यहाँ पर इसी से आपके दो फॉर्मूले और जनरेट हो जाते हैं। तो वो क्या है, R इज इक्वल टू V अपॉन I। क्या है, R इज इक्वल टू V अपॉन I। एक चीज़ आपके क्वेश्चन ये आता है कि जो प्रतिरोध है उसका मात्रक क्या होगा, तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। वो कैसे आता है, जो विभवांतर उसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट, और धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो इन दोनों का जो अनुपात होता है वो होता है ओम, और इस ओम को हम इस साइन से प्रेजेंट करते हैं। क्लियर। एक फॉर्मूला और बनता है आपके I इज इक्वल टू V अपॉन R। ये तीन फॉर्मूले आपके यहाँ जनरेट होते हैं, 1, 2 और 3। क्लियर। तो अब हम देखते हैं ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन, कि वो सत्यापन किस तरीके से हुआ है। तो देखिए हम क्या करते हैं, एक परिपथ बनाते हैं सबसे पहले। ये एक परिपथ बनाया है मैंने। ये जो परिपथ है इसमें देखिए क्या क्या चीज़ लगी हुई है, एक बैटरी लगी हुई है, ये एक कुंजी लगी हुई है, और ये जो है इसे हम कहते हैं धारा नियंत्रक। क्या कहते हैं, धारा नियंत्रक कहते हैं। ये एमीटर है जिससे हमें पता चलता है कि धारा का मान क्या है, यानी कि विद्युत धारा का। ये वोल्ट मीटर है जिससे हमें पता चलता है कि पॉइंट P और पॉइंट के ऊपर
जिस दो सिरों की मैं बात कर रहा था वो दो सिरे ये होते हैं, प्रतिरोध के दोनों साइड में लगाए जाने वाले। ये वोल्टमीटर है जिससे हमें पता चलता है कि जो विभवांतर है वो कितना आता है। ये R है हमारा प्रतिरोध। क्लियर। अब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी ऐसे आएगी यहाँ, इस तरीके से। अब देखिए कि इसमें क्या हुआ कि जब उन्होंने इस परिपथ में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई तो उन्हें क्या मिला कि एकांक लंबाई या एकांक क्षेत्रफल या किसी भी चीज़ को आप क्या कर दो, स्थिर कर दो, तो क्या होगा कि जो परिपथ है, क्या है परिपथ, उन्होंने क्या करा कि बैटरी ऑन करी तो इससे से यानी एमीटर से उन्होंने क्या करा, धारा का मान निकाला। तो क्या हुआ, एमीटर से धारा का मापन किया और वो जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर से उन्होंने विभवांतर को माप लिया। तब उन्होंने एक चीज नोटिस करी। क्या चीज थी वो, कि वोल्ट मीटर और एमीटर में जो मान आता है वो क्या आता है, समान आता है। क्या आता है, समान आता है, यानी कि एकदम इक्वल मान आता है। यही इक्वल मान एक ग्राफ द्वारा दर्शाया जाता है। तो जो ग्राफ होता है वो ग्राफ बनता है आपके V व I के मध्य, यानी कि विभवांतर और धारा के मध्य बनाया जाता है। तो जो ग्राफ आता है वो कुछ इस तरीके से आता है। तो ये ग्राफ और ये डायग्राम इस प्रयोग को सिद्ध करते हैं कि जो विभवांतर और धारा है वो क्या है, एक दूसरे के समानुपाती है। तो विभवांतर तो नीचे लिख देते हैं हम, V वो इस साइड जाएगा और धारा वो क्या होगी, ऊपर की साइड, इस प्रकार। तो क्या होगी, उन दोनों का मान क्या होगा, एक तरह से ऐसा आएगा। तो इस प्रयोग से हमें क्या होता है, सिद्ध होता है कि जो प्रतिरोध मतलब जो ओम का नियम है वो क्या होता है, एकदम परफेक्टली सिद्ध होता है कि धारा और विभवांतर दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। क्लियर। तो अब देखिए ये तो था क्या, हमारे ओम का नियम। इसी ओम के नियम में हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो लेट्स सी। अगली जो चीज़ आती है वो आती है हमारे बीच, वो आता है प्रतिरोध। इंग्लिश में से बोलते हैं रेजिस्टेंस। इसे हम R से डिनोट करते हैं जनरली। जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो ये था हमारे ओम के नियम में। क्लियर। V/I। इसी नियम के अकॉर्डिंग हम इसको रिसर्च में करते हैं। तो जो प्रतिरोध है यानी कि जो चालक वो बनता है किससे है, अणु किससे मिलकर बनते हैं, परमाणु से। क्लियर। तो उन परमाणु के अंदर उपस्थित क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। उन परमाणुओं में उपस्थित क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर। ये जो परमाणु है क्या करते हैं, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। लेकिन क्या होता है कि बाह्यतम कोश में क्या है, बाह्यतम कोश में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस नाभिक से क्या होते हैं, ज्यादा प्रबलता से बंधे नहीं होते हैं। प्रबलता से बंधे नहीं होते हैं। और इसी प्रबलता से नहीं बंधे होने के कारण क्या होता है कि वो उस चालक में मुक्त रूप से क्या करते हैं, गमन करते हैं। और इन्हीं मुक्त रूप से गमन करने के कारण क्या होता है, चालक में क्या होती है, विद्युत धारा का प्रभाव होता है। विद्युत धारा उत्पन्न करती है। और जैसे ही हम उस चालक को क्या करेंगे, बैटरी से कनेक्ट कर दिया हमने, तो क्या हो जाएगी, विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। और किसके कारण होगी, मुक्त गमन के कारण। किसके, इलेक्ट्रॉन के। तो इसी प्रकार जो प्रतिरोध है वो कैसे उत्पन्न होता है। तो अब देखिए कि जैसे ही कोई आयन या धातु क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, पहले तो ये देखिए कि इलेक्ट्रॉन किस दिशा में गमन करता है, ऋणात्मक से धनात्मक की ओर।
और जब वो ऋणात्मक से धनात्मक की ओर गमन करता है तो कुछ धातु आयन आते हैं, वहाँ पे क्या आते हैं, धातु आयन आते हैं। इन्हीं धातु आयन के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की गति में अवरोध उत्पन्न होता है। क्या होता है, अवरोध उत्पन्न होता है, और इसी अवरोध को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। आगे बात समझ में बच्चों कि क्या होता है कि चालक में धातु आयनों के कारण इलेक्ट्रॉन के मार्ग में जब बाधा उत्पन्न होती है तो हम उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। क्लियर बच्चों? तो देखिए कि प्रतिरोध की निर्भरता भी किसी पर डिपेंड करती होगी कि जो चालक तार है वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है। देखिए सबसे पहली चीज़ कि ये जो प्रतिरोध है वो एक तरह से एक वायर होता है। क्या होता है, एक चालक वायर होता है, चालक तार, कंडक्टर वायर होता है। ये जो कंडक्टिव वायर है ये लंबाई के समानुपाती होता है, यानी कि प्रतिरोध जो है चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। क्लियर? जितनी ज़्यादा लंबाई होगी उतना ही ज़्यादा प्रतिरोध होगा। क्लियर? तो इसका जो रिलेशनशिप ऐसे दिया जाता है, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल। कैसे दिया जाता है, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल, यानी कि अगर आपके लंबाई 1 मीटर है तो प्रतिरोध भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा इंक्रीमेंट करेगा। ये तो था इसका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मतलब होता है कि उस वायर के आगे का जो गोल सिरा होता है उसके ऊपर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। वो कैसे कि जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है ये प्रतिरोध। यानी कि आप क्षेत्रफल जैसे जैसे बढ़ाओगे तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, कम होता जाएगा। क्या होगा, प्रतिरोध का मान कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर क्षेत्रफल बढ़ा दिया तो प्रतिरोध में बाधा उत्पन्न होगी ही नहीं, कम बाधा उत्पन्न होगी तो वो क्या होगा, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। अब इस समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर मैं ऐसे मिलाऊं, ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। अब मैं इस समानुपाती साइन को मैं हटाता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पर मैं के कांस्टेंट लगा देता हूँ, ये हो जाता है L/A। ये एक फॉर्मूला बनता है आपकी किसके, प्रतिरोध का। किसका बनता है, प्रतिरोध का फॉर्मूला बनता है। जहाँ पर ये जो के है, क्या है, ये जो के है ये एक स्थिरांक भी है। क्या है, स्थिरांक, और इसे हम कहते हैं चालक की विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी इंग्लिश में इसे कहते हैं। ये जो विशिष्ट प्रतिरोध है या प्रतिरोधकता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये क्या होती है कि आपकी एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के ऊपर डिपेंड करती है। वैसे जो आपका प्रतिरोध है मोस्टली आपके पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है। क्या करता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर होता है ये। क्लियर? अब देखिए कि जो प्रतिरोधकता है वो क्या है एक्चुअल में। ये जो प्रतिरोधकता है यानी कि के, जिससे हमने इसको डिनोट किया था, मान लीजिए कि लंबाई 1 है और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी क्या है, 1 है, तो क्या होगा कि ये इकाई लंबाई और इकाई क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग क्या करता है, अनुसरण करता है। क्लियर? किसके अकॉर्डिंग अनुसरण करेगा, इकाई लंबाई वह इकाई क्षेत्रफल होगा। तो क्या होगा,
तो वो चालक है उसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, एक फिक्स मान आएगा। क्या होगा, एक फिक्स पर्टिकुलर मान आएगा। अगर मान लीजिए लंबाई मैंने 1 मीटर ले ली और क्षेत्रफल मैंने ले लिया 1 मीटर स्क्वायर, तो क्या होगा, यहाँ पर प्रतिरोध और प्रतिरोधकता क्या होगी, दोनों बराबर होगी। लेकिन जो चालक है उसकी प्रकृति पर डिपेंड करता है प्रतिरोधकता। इसके लिए एक उदाहरण से इसको समझा जाता है कि जैसे मान लीजिए आपके चांदी, सोना और तांबा, ये 3 प्रकार की कोई धातु है। ये जो धातु है इनकी जो प्रतिरोध क्षमता है वो थोड़ी क्या है, ज़्यादा है। यानी कि आप इनको ताप बढ़ाओगे, क्या होगा, ताप बढ़ाओगे तो इनकी जो प्रतिरोध क्षमता है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। क्या होगी, प्रतिरोध क्षमता क्या होगी, बढ़ेगी। ताप आपने बढ़ाया तो R का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये इसकी क्या है, प्रकृति है। तो ये इनके ऊपर डिपेंड करा। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका आप ताप कम कर दो, क्या कर दो, ताप कम कर दो, तो उनका जो प्रतिरोध है वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रतिरोध शून्य हो जाता है। और कुछ क्या होते हैं आपके, जैसे आपने ताप को बढ़ाया लेकिन उनकी जो रेजिस्टिविटी वो क्या हो जाती है, घट जाती है। ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर, ये पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है। क्लियर। अब जो एक चीज़ आती है कि इसका जो प्रतिरोधकता है उसका मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोधकता का मात्रक हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए K = R/A/L। इसी से हमने ये फॉर्मूला निकाला है। तो R यानी कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम, और एरिया का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और लंबाई को हम मीटर से लेते हैं। तो देखिए 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, तो जो प्रतिरोधकता उसका मात्रक क्या हो गया, ओम × मीटर। अब चीज़ आती है कि पदार्थ की प्रकृति कैसी होती है, कि पदार्थ की प्रकृति पर जो प्रतिरोध है या प्रतिरोधकता है वो कैसे डिपेंड करती है। तो देखिए कि जो चांदी है यानी कि जो सिल्वर और गोल्ड, तांबा और एल्यूमिनियम, सबसे कम प्रतिरोध होता है आपके चांदी का और सबसे ज़्यादा प्रतिरोध होता है आपके एल्यूमिनियम का। तो प्रतिरोधकता का जो बढ़ता क्रम है वो इस प्रकार होता है कि सबसे कम प्रतिरोध किसका होता है, चांदी का होता है, फिर उससे ज़्यादा किसका होता है, गोल्ड का, फिर उससे ज़्यादा तांबे का, फिर उससे ज़्यादा एल्यूमिनियम का। और अगर चालकता की बात करें तो यही क्रम क्या है, आपके उल्टा हो जाता है कि सिल्वर में सबसे ज़्यादा करंट होगा, फिर गोल्ड में, फिर तांबे में यानी कि कॉपर में, फिर एल्यूमिनियम में। ये जो क्रम है ये चालकता का क्रम है। क्लियर बच्चों। तो अगर ये तो था आपके क्या, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता और ओम का नियम था। क्लियर। इसके अगले वाले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि जो प्रतिरोध का संयोजन होता है, किसका, प्रतिरोध का संयोजन, यानी उनको कैसे कैसे आप जोड़ सकते हो आपके किसमें, परिपथ में या चालक के अंदर। तो वो डिस्कस करेंगे हम अगले वीडियो में। जो वो कितने प्रकार के होते हैं, एक तो समानांतर होता है और एक श्रेणी क्रम में होता है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए या हमें व्हाट्सएप कीजिए। धन्यवाद।